जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुपर टेट के अंतर्गत मनोविज्ञान 30 अंक आपके मनोविज्ञान से आएंगे, जिसमें 3 भाग बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न, जीवन कौशल के 10 प्रश्न, शिक्षण कौशल के 10 प्रश्न। हम इस समय जीवन कौशल की चर्चा कर रहे थे, उसमें हम व्यवसायिक आचरण नीति, संवैधानिक और मानवीय मूल्य आपको बता चुके हैं। अगर आपने वह हमारे वीडियो ना देखे हो तो उनको प्लेलिस्ट में जाकर, जीवन कौशल नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। पुरस्कार और दंड में भी हम पुरस्कार को कवर कर चुके हैं, जिसमें आप वह भी जीवन कौशल नाम की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दंड क्या है दोस्तों? दंड को समझने के लिए आपको समझना होगा, ये जो लिखा है पॉइंट यह है, किसी गलत कार्य या अवांछनीय कार्य। अवांछनीय कार्य दोस्तों क्या होता है? जो कार्य हम बालक से चाहते हैं कि वो ना करे। वांछनीय वह कार्य होता है जो हम चाहते हैं कि बालक करे, और अवांछनीय वो कार्य होता है जो हम चाहते हैं बालक ना करे। हम क्या चाहते हैं कि बालक क्या ना करे? बालक कोई गलत कार्य ना करे, बालक कोई असामाजिक कार्य ना करे, यही तो अवांछनीय कार्य है। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि अवांछनीय कार्य को दुखद याद से जोड़ना दंड है। ठीक है दोस्तों, दूसरे शब्दों में आप यहां एक बात समझिए, अगर आप कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं तो ये सबसे खास बात होती है, और कक्षा में कभी कभी अनुशासन बनाए रखने के लिए आपको दंड का प्रयोग करना पड़ता है। अब जरूरी नहीं कि वो दंड शारीरिक हो, वो दंड शारीरिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, वो दंड किसी भी प्रकार का हो सकता है। लेकिन कक्ष में अनुशासन बनाए रखने के लिए आपको दंड का प्रयोग करना ही होता है, ये बात बिल्कुल निश्चित है। तो दंड देने के तरीके आपको समझने होंगे दोस्तों। तो दंड, मैं आशा करता हूं कि समझ चुके हैं कि दंड किस लिए हम प्रयोग करते हैं। शिक्षक के लिए दंड एक साधन है। दंड एक शिक्षक के लिए साधन है जिसका प्रयोग वह कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए करता है। आइए कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ज्यादा नहीं, हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात करते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं और जिनकी पूछने की संभावना भी लगातार बनी रहेगी। थॉमसन महोदय के अनुसार दोस्तों, थॉमसन महोदय क्या कहते हैं कि दंड एक साधन है, इसके द्वारा अवांछनीय कार्य को दुखद भावना से जोड़कर उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। यानी कहते हैं कि दंड एक साधन है और अवांछनीय कार्य को दुखद भावना से जोड़कर उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। आगे दोस्तों, हरलोक महोदय की परिभाषा आपके सामने है। हरलोक महोदय कहते हैं कि अवांछनीय व्यवहार को दुखद सहचर्य से जोड़ना दंड है। इसके बाद दोस्तों अगली परिभाषा है सदरलैंड की। सदरलैंड महोदय कहते हैं कि दंड वह कष्ट या पीड़ा है जो जानबूझकर दी जाती है। दंड वह कष्ट या पीड़ा है जो जानबूझकर दी जाती है तथा किसी ऐसे मूल्य द्वारा उचित ठहराई जाती है जो उस दंड या पीड़ा में छुपी होती है। इसके बाद दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम है सेना, और सेना जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने बड़ी ही अच्छी परिभाषा दी है। कहते हैं कि दंड एक सामाजिक निंदा है। दंड क्या है? एक सामाजिक निंदा है जिसमें जरूरी नहीं कि पीड़ा या कष्ट हो। देखिएगा क्या कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि दंड में पीड़ा या कष्ट सम्मिलित हो, केवल एक प्रकार की सामाजिक निंदा है दंड। ये सेना महोदय ने कहा है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इस परिभाषा को आप जरूर ध्यान करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दंड के सिद्धांत। दंड के क्या सिद्धांत है? दंड के कुछ सिद्धांत होते हैं, उनको समझते हैं। देखिए, पहला सिद्धांत है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत का क्या मतलब है? यहां पर प्रतिरोधात्मक सिद्धांत का मतलब है कि यदि आप बालक को कष्ट देकर, यानी किसी भी प्रकार का कष्ट हो सकता है, अगर आप बालक को कष्ट देकर, तो वह कष्ट देना, यानी आप जो दंड दे रहे हैं वो कष्ट देना ही आपका प्रतिरोधात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। सुधारात्मक सिद्धांत क्या है? सुधारात्मक सिद्धांत का मतलब है सुधारने का मौका देना। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अगर आप, जैसे कोई बालक गलती करता है, आप उसको चेतावनी देते हैं कि यदि तुमने दोबारा ऐसा किया तो सही नहीं होगा, हम तुमको दंड देंगे या हम तुमको पनिशमेंट देंगे या कुछ भी हो सकता है, तो वह मौका दिया जा रहा है उसे सुधारने का। और वह कौन सा सिद्धांत होगा? वो दंड का सुधारात्मक सिद्धांत होगा। प्रतीकात्मक सिद्धांत अगला है, प्रतीकात्मक सिद्धांत। इसको प्रतिशोधात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। ये जो सिद्धांत है ये निषिद्ध है, यानी इसको आपको अप्लाई नहीं करना है। ठीक है,
क्योंकि इसमें ये जो सिद्धांत है ये बदले की भावना से दिया जाता है। जब कोई दंड किसी बालक को बदले की भावना से शिक्षक देता है तो इसको प्रतीकात्मक सिद्धांत या प्रतिशोधात्मक याद रखिएगा, प्रतिशोधात्मक दंड कहा जाता है, जो बदले की भावना से दिया जाता है। तो दोस्तों ये भी आप याद रखें कि बदले की भावना से आपको कभी कोई दंड नहीं देना है। ठीक, अगला है दोस्तों अवरोधात्मक दंड या निरोधात्मक दंड। अगर आप बालक को सामाजिक दंड देते हैं, जैसे कि कक्षा से उसको बाहर निकाल देना, अन्य क्लास के एक कोने में खड़े कर देना, या ऐसा भी हो सकता है आप बाहर उसको किसी से बोलने की अनुमति ना दें, कुछ भी हो सकता है, यानी कक्षा में उसके सहपाठियों से बोलने की अनुमति ना दें। कुल मिलाकर उसको सामाजिक दंड अगर आप दे रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा? अवरोधात्मक या निरोधात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। परिणाम बोधक दंड का परिणाम याद दिलाना। यदि आप बालक से कहते हैं कि यदि तुम दोबारा ऐसा करोगे तो तुम्हें इस प्रकार की पनिशमेंट दी जाएगी, यानी आप उसको दंड का परिणाम याद करा रहे हैं, तो इसे परिणाम बोधक दंड कहते हैं। प्रायश्चित का सिद्धांत, ये तो आपसे स्पष्ट ही है कि आप प्रायश्चित के द्वारा प्रयोग कर रहे हैं दंड का, तो वो प्रायश्चित के सिद्धांत में। तो आप याद रखिएगा कि ये जो सिद्धांत है वो क्या क्या है? प्रतिरोधात्मक, सुधारात्मक, प्रतीकात्मक या प्रतिशोधात्मक, अवरोधात्मक, परिणाम बोधक और प्रायश्चित। इन सिद्धांतों को आप देख ही रहिए। प्रतिरोधात्मक में कष्ट देना, सुधारात्मक सिद्धांत में सुधारने का मौका देना, प्रतीकात्मक या प्रतिशोधात्मक में बदले की भावना से दंड देना, और अवरोधात्मक या निरोधात्मक में सामाजिक दंड देना, और परिणाम बोधक दंड में दंड का परिणाम याद दिलाना, और प्रायश्चित तो आप जान ही रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं दंड के प्रकार की। जब हम दंड के प्रकार की चर्चा करते हैं दोस्तों, दंड के प्रकार, तो दंड के प्रकार में हमें शारीरिक दंड क्या होता है इसको जान लें। जो शारीरिक दंड है दोस्तों, ये शारीरिक दंड निषिद्ध है, इसको आपको अप्लाई नहीं करना है। जैसे कि मुर्गा बनाना, छड़ी मारना, है ना, तो इस प्रकार के आपको दंड नहीं देना है। आर्थिक दंड आप दे सकते हैं, जैसे कि जुर्माना लगाना, लेकिन ये आर्थिक दंड बहुत ज्यादा आर्थिक दंड नहीं देना होता है कि बहुत ज्यादा आप उस पर। आर्थिक दंड का मतलब आप प्राइमरी लेवल पर, निम्न स्तर पर जो है वहां पर तो ये अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन उच्च कक्षाओं में यानी वहां पर यह अप्लाई किया जाता है आर्थिक दंड। मानसिक दंड यानी एक ही प्रश्न को 100 बार हल कराना। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक ही प्रश्न को 100 बार हल कराना, ये इस प्रकार का जब आप एक ही प्रश्न को 100 बार हल कराएंगे तो वो मानसिक दंड के रूप में आ जाएगा। क्यों है? उसको मानसिक रूप से क्या करेगा? हताशा देगा। तो मानसिक दंड के रूप में यह क्या आ जाएगा। मनोवैज्ञानिक दंड क्या होता है? अब मनोवैज्ञानिक दंड इस प्रकार का होता है, जैसे कोई शिक्षक है और बालक को दंड देना चाहता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभार जब उच्च कक्षाओं में शिक्षक और छात्र के बीच कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, तो बालक के द्वारा कुछ गलत बोलने पर शिक्षक क्या करता है? उसकी परीक्षा में अंक काट लेता है। ऐसा होता है तो ये मनोवैज्ञानिक दंड के अंतर्गत आएगा, यानी परीक्षा में सीधे उसके अंक काट लिए। अब जब वो बालक मार्कशीट देखेगा तब उसे वो अपने शिक्षक के साथ की गई वो बदतमीजी, वो लड़ाई, वो याद आएगी। तो इस प्रकार से जब इस प्रकार का दंड जब आप परीक्षा में सीधे अंक काट ले रहे हैं, जो उसको आजीवन उसको याद रहेगा दोस्तों, कभी नहीं भूलेगा वो इस बात को कि मैंने उस समय ये लड़ाई की थी जिस वजह से मेरे अंक कम आए थे। तो ये मनोवैज्ञानिक दंड के अंतर्गत आएगा दोस्तों। सामाजिक दंड, कक्षा के एक कोने में अलग बैठा देना छात्र को, अन्य छात्रों को इसी छात्र से यानी जिस छात्र को आप दंड दे रहे हैं उससे बात करने के लिए मना कर देना। तो इस प्रकार के जो दंड है वो सामाजिक दंड में आएंगे। कानूनी दंड, देखिए स्कूल के कुछ नियम कानून होते हैं, उन नियम कानून के अनुसार अगर आप दंड दे रहे हैं तो वो कानूनी दंड आ जाएंगे। यहाँ किसी संविधान के अनुसार दंड नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम स्कूल के जो नियम कानून है उनके अंतर्गत आप अगर कोई दंड दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? कानूनी दंड के अंतर्गत आ जाएगा। अगला टॉपिक, दंड देते समय ध्यान देने योग्य बातें। दोस्तों क्या है दंड देते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या रखनी चाहिए? दंड अपराध के अनुकूल हो, यानी देंगे आप एक अपराध के लिए एक ही बार दंड, ये नहीं कि अपराध एक है और दंड कई बार उसको दिए जा रहे हैं। दंड देते समय गंभीर, दंड देते समय आपको हंसना नहीं है, दंड देते समय आपको गंभीर रहना है।
दंड पक्षपाती ना हो सके तो शारीरिक दंड ना दें। दंड समय के अनुकूल हो, ऐसा ना हो कि आज बालक गलती कर रहा है आप बाद में उसको दंड दे रहे हैं। दंड जब भी बालक गलती कर रहा है उसी समय आप उसको दंड करें, दंड दें, ताकि वह सुधर सके। बालक की क्षमता के अनुसार हो, बालक की क्षमता, ऐसा ना हो कि किसी को आपने दंड दिया और उसको जो है बहुत तेज बुखार था और बीमार हो जाए, या कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी को एक आपने तमाचा मार दिया, उसके कान से खून आने लगा, तो इस प्रकार की उसकी क्षमता के अनुसार आपको ऐसा नहीं करना है। पहली बात तो शारीरिक दंड देना ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप दंड दे रहे हैं तो बालक की क्षमता को ध्यान में रख के दें। दंड में बदले की भावना ना हो, बिल्कुल दंड में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि बदले की भावना किस प्रकार के सिद्धांत में आती है, दंड के कौन से सिद्धांत में आती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे दोस्तों, दंड के लाभ। दंड से अनुशासन बना रहता है, कक्षा में अनुशासन की भावना बनी रहती है। अवांछनीय व्यवहार पर रोक, ऐसे कार्य जो हम नहीं चाहते हैं वो नहीं होते हैं। दंड अगर हम देते हैं तो बालक अनुशासन में रहते हैं और वांछनीय कार्य करते हैं, अवांछनीय नहीं करते हैं। अन्य विद्यार्थियों के लिए सबक, अगर किसी बालक को जिसने गलती करी उसको दंड मिलता है तो अन्य बालकों के लिए सबक बन जाता है। दंड से हानि दोस्तों, दंड से दुश्मनी की भावना का विकास होता है और दंड मिलने पर भी अपराध रुकता नहीं है कभी कभी, और दंड के बाद बदले की भावना जन्म लेती है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी किया करें दोस्तों। हमारे इस चैनल पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाएं यानी कि एक टीचर प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध कराया जाता है। सही प्रकार के सिलेबस, किसी प्रकार की तैयारी हो वो संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।